चलिए देखिए तेजी से करवाते हैं ये वर्क एनर्जी और पावर का वन शॉट। क्या केमिकल इक्वेशन 10th में? 9th में कहाँ है केमिकल इक्वेशन ना? 9th में कहाँ से आया बैलेंस करने वाला? हाँ 10th में तो है। चलिए देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क से। तो वर्क किसको कहते हैं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स की वजह से अगर उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क। यानी वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, इसका ऐसा यूनिट वर्क का, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन ना, इसका हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा यूनिट में डायरेक्टली नहीं देगा न्यूटन, ये डायरेक्टली जूल नहीं दे करके और थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में देता है जूल के बारे में, जूल नहीं दे करके डायरेक्टली न्यूटन इनटू मीटर दे देगा, तो वो ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट की किधर, वर्क का डायरेक्शन। हाँ वर्क का डायरेक्शन फोर्स की तरफ, फोर्स जिधर लगेगा उधर ही होगा डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, इस जगह पे वर्क का डायरेक्शन किसकी तरफ, फोर्स की तरफ, और फोर्स का डायरेक्शन किधर, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट की तरफ भी होता है ना। और इनिशियल से फाइनल पोजीशन, या दूसरा कहेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन किधर, तो एक्सेलरेशन की तरफ, एक्सेलरेशन का किधर, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और एक्सेलरेशन का किधर, वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी का किधर, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। हाँ ये चीज होता है। तो स्ट्रेट लाइन में इनिशियल जहां से शुरू हुआ, फाइनल जहां खत्म हुआ, एक गधा कहीं कि यहाँ से चालू हुआ, ठीक है स्टार्ट, और यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक तो डायरेक्शन यही ना हुआ, इधर ही ना गया है, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन होता है। इनिशियल से फाइनल बोल रहे हैं, स्टार्ट से लास्ट की तरफ, तो लास्ट से स्टार्ट थोड़ी ना जाएगा। 10 में चलाया फिर भी अभी तक नहीं बुझने है। हाँ हाँ, तू ही ऐसे करेगा तो सोचो तेरा छोटा भाई लोग क्या करेगा। हाँ भैया सब बोलेगा इसको, कल कोई इसको आदर्श नहीं बोलेगा, इसको सब भैया बोलेगा। हाँ एक क्लास सीनियर है आपसे, पता है ना, आप लोग 9th में है, ये अभी 10th में चल गया। हम्म, ये भैया और शिक्षा मतलब भैया भैया, ठीक है। हाँ? पैसा पूरे लगेगा लेकिन, तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। पैसा तो लगे न जाएगा। आ, तू थोड़े न देगा, पापा देंगे। क्या बोलेगा? हाँ वही, अब बोलो। हम्म। हाँ चलिए देखिए, तो वर्ग का हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्क डन इन केस ऑफ हाइट ना, अच्छा इन केस ऑफ हाइट, अच्छा अगर एक जूल जो होता है,
ये किसके बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। और एक अर्ग का अगर बात करेंगे तो वो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होगा। अगर डिफाइन करने के लिए बोलेगा एक जूल किसको कहते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए तो उसको क्या कहेंगे 1 जूल, उसको वर्क डन कहलाता है। ठीक है, 1 न्यूटन का कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगे और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर क्या कर जाए डिस्प्लेस कर जाए तो उस समय में जो वर्क हुआ वो कहलाएगा 1 जूल कहलाएगा। ठीक, इसके अलावा वर्क डन इन केस ऑफ हाइट में क्या देखे थे कि कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको धरती के सरफेस से, है ना, इसको अर्थ के सरफेस से कितना हाइट h हाइट तक उठाया गया है। तो वर्क का फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये h हाइट तक उठाया गया तो फोर्स का mg हो जाता है ना, ma होता है इनटू s। तो हाइट के केस में ये एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और डिस्टेंस जो है ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया mgh। g का वैल्यू गधों को भी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है क्या, और हाइट को लेते हैं कहाँ पर से तो जमीन के सरफेस पर से। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब है वर्क डन इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, कुछ एंगल बन जाता है इसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो है कुछ अगर एंगल बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में जो है हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या निकाले थे, एफ एस कॉस थीटा। हाँ, एफ एस कॉस थीटा। तो अब इसमें 3 कंडीशन देखे थे। पहला कंडीशन जब थीटा 0 डिग्री का हो, तो 0 डिग्री का होता है तो वर्क कितना हो जाता है एफ एस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो वर्क बराबर एफ इंटू एस। ठीक है, इस कंडीशन में वर्क जो है ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में दिखाए थे, ये कैसा कंडीशन है, जब वर्क और फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। मतलब इसका किस तरह से बनेगा, फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर सेम डायरेक्शन में हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल डायरेक्शन में होता है, तब जा करके वो हमारा हो जाएगा पैरेलल इन और सेम भी डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, हाँ, एफ एस कॉस थीटा इस जगह पे 0 डिग्री का एंगल यानी वर्क मैक्सिमम होगा। दूसरा कंडीशन अगर थीटा 90 डिग्री का हो तब, मतलब फोर्स हो सकता है ऐसे लगे और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा हो तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो वर्क बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में वर्क 0 हो जाए, जैसे कुली वगैरह के द्वारा जो वर्क करा गया ये क्या होता है 0 होता है, ये फिजिक्स के थ्योरी के अनुसार। ठीक है, हम्म, कुली जैसे कोई सामान को ऐसे करके लेके जा रहा है, ठीक है, तब क्या समझा, नहीं ये कुली ऐसे लेके जा रहा है तो इससे फोर्स किधर लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है ना, लेकिन चल कैसे रहा है इसे सीधा चल रहा है, समझे। वाह, किताब के बोझ के तले देखते हैं। हम एक दिन किताब के एक चूहा था, समझे, वो चूहा बार बार रूम में तक कितना सारा किताब को मेरा काट दिया था। हमको तो गुस्सा उठा हुआ था और वो जब हम रूम साफ कर रहे थे तो वो चूहा क्या कर रहा था इधर से उधर कबड्डी खेल रहा था। एक बार गुस्सा में इसे बोरा में किताब था, आधा बोरा रखा हुआ, वही किताबें लेके फेंक दिए, उसके बोरा सहित फेंक दिए। तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि किताब के बोझ के तले एक चूहा की मौत हो गई, समझे। हाँ, उसको सजा मिलना चाहिए था, गलती का सजा होता है, गलती की माफी थोड़े ना होता है। वो चूहा किताब काट दिया। मेरा मेरा 2-3 को सर्टिफिकेट पर भी रहा हुआ था। अभी रिसेंटली एक मेरा जो है ऑनर्स पेपर के सर्टिफिकेट को इतना छोटा सा इतना वो कट कर दिया, बच गया। लेकिन एक सीएलसी एक था, सीएलसी को इतना वो काट दिया, खैर वो सीएलसी तो ओरिजिनल वाला जमा कर चुके थे, वो डुप्लीकेट वाला था तो उसको काट दिया। उसके पीछे जस्ट उसके नीचे में एक सर्टिफिकेट रखा हुआ था, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखा हुआ था, वो बच गया। कैरेक्टर पर, कैरेक्टर पर अपना दांत नहीं पहुंचा पाया। ऐसे हाथ पहुंचाता है, उंगली पहुंचाता है आदमी,
है ना। वो दांत नहीं पहुंचा पाया चूहा, इसीलिए चूहा दर्दनाक मौत दी है। कैसे मारते थे पता है? 7-8 वो चूहा को मारे हैं, दर्दनाक मौत। ऊपर से लेके जाते, बंद एक फंसाने वाला रखे हुए हैं, वो जाली फंसा उसमें, उसको ऊपर लेके छत पर से जो है ना 3 मंजिला पर से गिरा देते हैं, कुदा देते हैं। तो नीचे जाता है, उसके बाद फिर तो समझ ही रहे होंगे, इंसान बचेगा नहीं तो चूहा बचेगा क्या? 3 मंजिल। और उसको आराम से नहीं गिराने के लिए देते हैं कि आराम से जाओ कूद जाओ अपने से ना, ऐसे को छोड़ते हैं ना तो नीचे कूदना नहीं चाहता, इसे पकड़ के रखे रहता है कि बस ऐसे करके झाड़ते हैं कि सीधे एकदम स्पीड के साथ। एक तो एक तो पहली नंबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ धरती उसको खींच रहा था, ऊपर से हम भी मिला देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर से। इसके साथ मिलता है, उसके बाद चूहा जो है सो ऐसे करके। तो उसके बाद छत पर न रहेगा, छत पर कहाँ भागेगा? छत पर भागेगा चप्पल खोल के, वही चप्पल से दबा रही है। एक बार हुआ था ये, झोला आम था तो उसको छते पर गिरा रहे थे तो भाग गया छत पर से, लेकिन छत है बंद चारों तरफ से, तो कहाँ भागेगा? थोड़ा दौड़ाया, उसके बाद लास्ट में समझ ही रहे होंगे क्या हुआ होगा। हाँ, जितनी देर करोगे उतनी भयानक सजा मिलेगी, वैसे वाला। चलिए, तो इसमें गलती चूहा का था, मेरा कुछ भी गलती नहीं था, है ना। आज डिनर मिली। देखिए, अब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पर फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसके बीच का एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। तो इस कंडीशन में एफ एस कॉस 180 डिग्री रखते हैं, जिस कंडीशन में वर्क क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस, क्या मतलब वर्क क्या होता है इस कंडीशन में, निगेटिव हो जाता है क्या, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो वर्क टॉपिक हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, एनर्जी पे आते हैं। साइंस का एग्जाम कब है? 7 तारीख को है। चलिए, एनर्जी किसको कहते हैं, किसी भी काम को करने का एबिलिटी या कैपेसिटी जो होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको एनर्जी कहा जाता है, किसी भी काम को करने का एबिलिटी या कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या चीज हो जाता है, इसका भी जूल ही होता है। मतलब कुल मिलाकर के ये चीज हुआ, ठीक तो है, जे जे ओ यू एल ई ना, वो चश्मा 4 आंख से वैसे ही दिखता है। देखिए, ए लिखे हैं ऐसे, ठीक है, 2 आंख से दिखेगा, फिर दूसरा आंख से फिर ऐसे दिखेगा, तो क्या हुआ, डब्लू लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, पूछ लीजिए, आदर्श से पूछिए। चलिए। चलिए, सीजीएस यूनिट देखते हैं, इसका अर्ग हो जाएगा, ठीक है। सेम, तेरे गधा कहीं के साइंटिस्ट का नाम था ओकरे नाम पे रखल गया। एनर्जी का यूनिट है। चलिए, अब देखिए, वर्क और एनर्जी दोनों आपस में क्या होता है, अमाउंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है दोनों का। सीजीएस यूनिट समझ गए क्या होता है इसका, अर्ग होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ना। हाँ, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना, यानी टोटल टोटल एनर्जी जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो कंप्लीट रूप से क्या चीज होना चाहिए ना, ये तो स्केलर है।
है इज कॉल्ड पावर। ये स्केलर क्वांटिटी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। हाँ, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो एक्सेलरेशन का अपना चीज है, तो वैसे थोड़े ना। एनर्जी देखिए, एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है। एम जी एच जो फार्मूला हम लिख रहे हैं इस जगह पे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर्ड हाइट पर रहने के बाद जो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है उसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, समझे। तो वो एस्थेटिक एनर्जी एक तरह से हुआ, वो चलता हुआ वाला एनर्जी नहीं हुआ कि जिसके पास डायरेक्शन होगा, रुका हुआ वाला होता है। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम इसी को कहा जाता है। आइसोलेटेड का मतलब जो कम्प्लीटली चारों तरफ से क्या रहे, क्लोज रहे, बंद रहे, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है या कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें हमारा आया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में जानते हैं कि एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा जा सकता है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या यही चीज ना है। तो जैसे वहां पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, किस किस टाइप का एग्जाम्पल हम लोग लिए थे। पहला बल्ब किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। मोटर, इस यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है भैया, समझे बात को जी। तो मोटर मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को, फैन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, जिसको डायनमो कहते हैं। तो ऐसे करके कुछ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जिसमें क्या करना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, खास करके किस प्रकार का मूवमेंट होता है, ना 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 सर्कुलेट मूवमेंट वो नहीं पूछे कि किस टाइप का मूवमेंट होता है, मीन्स उसके द्वारा कोई फिजिकल वर्क करा जाता है तो उसको मैकेनिकल कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा फिजिकली कोई वर्क करा जा रहा है तो उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं, उसके अंदर के एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ये चीज है। देखिए, अब टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहला नंबर हमको पढ़ना था, कौन सा एनर्जी, काइनेट, हाँ काइनेटिक एनर्जी एक देखना है और दूसरा हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी। मुख्य रूप से हमको यही देखना है, मेन रूप से ये चीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या रहे, मोशन में रहे, तो उस समय जो इसके अंदर एनर्जी मौजूद रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये चीज जो है हमारा फार्मूला हम लोग कैसे निकाले थे, डेराइव कैसे किए थे। तो वर्क का क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फोर्स का हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a s। और कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली रेस्ट में रहता है, ये ये वाला इक्वेशन से क्या सीखेगा आपसे छोटा क्लास का वाला क्या सिखाएगा अपने से जूनियर को, हर समय शिक्षा ही देगा। कुछ तो शिक्षा रखिए ताकि दूसरा को दे सके। है तो बहुत, पूछिए तो किससे। हाँ, क्या 2as कैसे आया, देखिए भी स्क्वायर, हाँ अच्छा ये 2s होगा खाली। चलिए ठीक है ठीक है।
हाँ वही। चलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें रखेंगे, डब्ल्यू। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाय 2s। तो W इक्वल्स m इंटू वी स्क्वायर बाय 2s इंटू एस, एस एस खत्म। तो W इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय 2, जिसका वर्क को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी। तो ये हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ नहीं आया था ना, हाफ तब पूछे कहाँ से लिख दिए। अगर हम आप यहाँ हाफ लिखते हैं तो ये 2 इंटू 2 4 न होना चाहिए, से भी बोलिए। चलिए, अब समझाए कहाँ से आया हाफ। जिसको नहीं समझ में आए ना हाफ, उसको ऐसे समझाइए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, कितना हुआ। हाँ, इनचा हुआ एम बी स्क्वायर बाय 2, इसको 2 को कर दीजिए वहां पे 2/4, हुआ 1/2। ये चीज, ये कुछ अलग लेवल के लोग के लिए है, जिसका मैथमेटिक्स एकदम खत्म हो। मैथमेटिक्स का नाम ही पहली बार 10वां मजाक सुने, 9वां मजाक सुने। हाँ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब यहाँ समझिएगा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, कल ये बच गया था ना, बता। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आदर्श, आप एम बी स्क्वायर, क्या किसका चर्चा कर रहे हैं, हाँ लंबू आदर्श, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम भी स्क्वायर इंटू एम से मल्टीप्लाई भी किए, एम से डिवाइड भी किए, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाय 2m होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिए, हाँ मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का स्क्वायर का फॉर्मूला एम स्क्वायर भी स्क्वायर होगा। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर भी स्क्वायर के बदला पी स्क्वायर लिख सकते हैं। पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m होगा, स्क्वायर को इधर सुराएंगे तो रूट में जाएगा। समझ में आया ये, हाँ? ये नहीं लिख सकते थे पी स्क्वायर ना, सिर्फ एम, सिर्फ भी का स्क्वायर है, एम का स्क्वायर नहीं ना, इसीलिए। और इधर करने के लिए हमको पूरा ना होना चाहिए, क्या हुआ, हाँ। हमें भाई चैप्टर का नाम सुने, हम टोटल टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं, हम सिलेबस आर नहीं देखते, सिलेबस 10वां हम खाली देखते हैं हम। ऐसे 10वां वाला, ऐसे भी 10 में जब पढ़ाने भिड़ते थे तो क्रैश कोर्स में सीधे देखते थे कि हाँ ऐसे देखना, ये चीज़ पढ़ना, ये चीज़ नहीं। इस बार जब रिवीजन करवा रहे थे तो सीधे देखो, पेज नंबर 2 से लेके 8 तक वाला कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, सब डिलीट है। कहता है हाँ हम याद कर लिए थे, तो कहे कोई बात नहीं, काम देगा आगे। तो वो चीज़ है, शुरू में बता दीजिएगा तो सब ध्यान ही नहीं देगा कि कौन डिलीट है। हम्म? चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। इधर मिटा सकते हैं, अच्छा चाहे लिखिए लीजिए, चाहे इधर मिटा दे, इधर वाला किधर लिख रहे हैं, नहीं खाली उधर का। चल, गरीबी इसने देखी है, इसके घर में पुराना टाइल्स और नया टाइल्स लगाया जा रहा था, कितना गरीब है देखिए। मेरा पैसा नहीं दिया है अभी तक, वही गली है ना घर, उठा लेंगे, उठा लेंगे, वसूली गैंग रखेंगे अगला वार्स, पता है ना, ओमनी वैन में किडनैप कर लेंगे, जकर फीस नहीं जमा रहेगा ओकरा अलग से 1500 का महीना दिया करेंगे, बाउंसर और साथ रहेगा वो।
801 नंबर एम्बुलेंस चलेगा। तो उसमें तेरा इलाज अलग से होगा, भक्ति का ना मजाक। चलिए इधर बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को जरा सा देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होता है? ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर रखा हुआ है तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद रहेगा वो एनर्जी कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच ना, एम जी एच, एम डी एच नहीं, एम जी एच। ठीक है। तो जी का वैल्यू तो सबको पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है क्या? तो इस पर फॉर्मूला आराम से बता देंगे यहाँ से। तो पोटेंशियल एनर्जी में हाइट जो है हमेशा लिया जाता है जमीन के ऊपर से। हाँ? वर्क का आप एम बी स्क्वायर, हाँ वो तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा, तो एनर्जी वर्क दोनों बराबर होता है। तो वही चीज तो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वही चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी? जी कैसे? कैसे? क्या? क्या हो? ऐसे कर। यहाँ इंजेक्शन दिलवाना है जो नजदीक है। चल। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया? इसके बाद कौन है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सभी को पता है। क्या वो सब बताना जरूर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वही चीज है, स्टोर्ड एनर्जी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट पर रखा हुआ होता है, वही एम जी एच ए। जितना पोटेंशियल एनर्जी है सब के एम जी एच ए फॉर्मूला होगा उसमें नॉर्मल। वो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में बताए थे कि मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है ये जीरो नहीं लग रहा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है फिर भी। तो वो वहां पे बताए थे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को खींचते या दबाते हैं तो जो हम एनर्जी या फोर्स लगाए हैं उसके दौरान जो वर्क हुआ है तो वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर के उसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो उसी स्टोर्ड एनर्जी को उसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है। तो अब मेनली हम लोग कहाँ पे चलते हैं? पोटेंस ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसको गिराया गया है जमीन पर। ठीक है ना, जिसका हाइट कितना है? एच है। तो इसका ए पर और बीच में जब लटका हुआ था तो बी पर, और फिर जाकर के यहाँ पे सी पर। ये तीन जगह पे पोजीशन का इसका निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है कि कहीं पर भी एनर्जी लॉस या गेन नहीं होना है, टोटल एनर्जी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा? एच माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैक्सिमम हाइट पर, ये मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या होगा? हाइट। और ये क्या होगा? सरफेस, जमीन का। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं ए के ऊपर, देखते हैं ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी
जीरो होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, जीरो प्लस एम जी एच ना, जीरो प्लस एम जी एच कितना हो गया, एम जी एच। सब जगह यही होना चाहिए। चलिए बी पर देखते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एम जी एच फार्मूला होता है, तो एम इंटू जी इंटू हाइट। अब की बार जमीन से कितना है पोटेंशियल एनर्जी, एच माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होता है, जीरो होता है। टू जी एच, तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी इंटू एच। तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू जी इंटू हाइट कितना है इसका, एच माइनस एक्स नहीं होगा, हम बताए थे जहां से ऑब्जेक्ट चलता है वहां से डिस्टेंस कहलाता है उसका क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी में हाइट कहाँ से लेते हैं, जहां से चला वहां से, डिस्टेंस वहां से लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, जहां से ऑब्जेक्ट चला वहां पर से लेते हैं। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल में जमीन के सरफेस से, मोशन जहां से शुरू किया वहीं से ना, क्योंकि ये मोशन की वजह से होता है। ठीक है, और वो हाइट की वजह से होता है, तो सरफेस से हाइट जितना है वो बताना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स होगा। यहाँ से यहाँ तक एक्शन डिस्टेंस ट्रेवल करा, कोई दिक्कत, हाँ। तो इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे जा करके, यहाँ पे जा करके। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, हाफ एम। एग्जाम ऐसे मत कर दीजिएगा भाई, वहाँ पे कुछ सिंबॉलिक लिख दीजिएगा, इक्वेशन पुट जैसे इक्वेशन इन वन टू ऐसे करके लिख दीजिएगा, इतना समझदार आप लोग हैं। तो देखिए नहीं है क्या यार, गलती हो गया क्या हमको बोल, तो भैया टेंथ में है तभी। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी एक्स उसका प्लस एम जी एक्स, ये दोनों खत्म तो हो गया कितना, एम जी एच। दूसरी बार भी मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब सी पर पोटेंशियल एनर्जी जमीन पर क्या होता है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। अब की बार बताइए क्या होगा, अभी तो हाफ एम भी स्क्वायर लिख दीजिएगा, लेकिन भी स्क्वायर लिखिए कितना हो जाए, हाँ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है। तो अब की बार बताइएगा क्या होगा, हाइट आ जाएगा एच, और तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना, जीरो प्लस टू जी, और वहां पर से यहाँ तक ट्रेवल कराए तो पूरा कितना एच होगा, तो ये हो गया टू जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम इंटू टू जी एच। टू टू कैंसिल हो गया, ये हो गया एम जी एच। तो टोटल एनर्जी कितना निकल गया, जीरो प्लस एम जी इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख लीजिए क्या, तो हो गया, बस मसाला बनेगा, बस एम डी एच लिखा गया तो फिर तड़का बन जाएगा। तनी तेजिए से छापिएगा क्योंकि लास्ट टॉपिक अब पावर है क्या, वही था 5 मिनट को टॉपिक। वाह,
इसके बाद है पावर। पावर पावर क्या होता है पावर? 6 मिनट का वीडियो हुआ है अभी तक में। हाँ, अगर लिखने का समय नहीं देते तो हमको लगता है 30 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाता है ना। चलिए, फिर है हमारा टॉपिक अंतिम, पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या बोला जाता है? पावर कहा जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट, तो जूल पर सेकेंड। जूल बाय क्या हो गया? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? जूल पर सेकेंड को ही बोला जाता है वाट। तो कभी वाट नहीं दे करके क्या दे देगा? जूल पर सेकेंड भी दे सकता है। ठीक है, जूल पर सेकेंड भी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और जूल के लिए क्या लिख सकता है? न्यूटन इंटू सेकेंड भी दे सकता है, न्यूटन इंटू सेकेंड भी दे सकता है। ठीक है, जूल के लिए क्या लिख सकते हैं? न्यूटन, क्या चीज लिख सकता है वहां पे? देख से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट में क्या था? मीटर। तो यहाँ पे जूल के बदला में क्या लिखा जा सकता है? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिखा हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको बनाना है, थोड़ा बहुत घुमाना चाहेगा तो वो घुमा सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये चीज है। चलिए, इसके बाद एक हॉर्स पावर कितना होता है? हाँ, 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा हमारा, है ना। तो एक वाट किसको कहते हैं? एक वाट कहते हैं जब एक जूल का एनर्जी किसी डिवाइस के द्वारा कितना सेकंड में? 1 सेकंड में कंज्यूम करा जाता है, तो उसका पावर कहलाएगा क्या चीज? उस डिवाइस का पावर कहलाएगा 1 वाट का। मतलब जितना ज्यादा वाट उतना ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये चीज है। एनर्जी जो होता है, एनर्जी का एक फार्मूला क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो एस आई यूनिट एनर्जी का तो हो जाता है क्या चीज? जूल हो जाता है। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट क्या चीज हो जाता है? किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर को ही क्या बोला जाता है? 1 यूनिट बिजली का बिल कहा जाता है। 1 यूनिट बिजली का बिल 1 किलो वाट आवर को कहा जाता है। तो 1 किलो वाट आवर किसको कहते हैं? जब 1 किलोवाट का कोई डिवाइस, जब 1 किलोवाट का कोई डिवाइस 1 घंटा के लिए, हाँ 1 घंटा तक ऑपरेट होता है, तो उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम करा जाएगा उसको कहते हैं क्या चीज? 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट बिजली का बिल। अगर इसको निकाला जाए, जूल वगैरह में कन्वर्ट करके निकाला जाए, तो ये कितना हो जाता है? तो 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। और अगर इसको अर्ग में निकाला जाए तो 3.6 इंटू 10⁻13 अर्ग होता है क्या? ये हम ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहीं तक हमारा पूरा चैप्टर था। यहाँ पे आकर के क्या होता है? खत्म हो जाता है। एनर्जी निकालने के लिए आपको दे, तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम में रखिए, और यूनिट क्या रखिए? वाट इंटू आवर में रखिए, और लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से, तो वाट इंटू आवर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलो वाट आवर में हो जाएगा कन्वर्ट, तो यूनिट निकल गया। और जितना यूनिट निकलेगा, जितना रुपये से बोलेगा मल्टीप्लाई कर, जैसे एनर्जी निकालना रहेगा ना, पावर इंटू टाइम करेगा, तो वाट इंटू आवर में ही निकाली, तो वाट आवर निकला ना, तो वाट को खाली 1000 से डिवाइड करके उसको क्या कर दीजिए? किलो वाट में कन्वर्ट। तो किलो वाट आवर में निकल गया। तो किलो वाट आवर किसको, इसी को ना बोला जाता है यूनिट। तो जितना रुपया यूनिट रहेगा उतना से गुना कर दीजिएगा, टोटल एनर्जी निकल जाए। 1 महीना का बोलेगा तो 30 दिन लेना है, 28 29 27 35 32 तब कोई दिन नहीं लेना है। ठीक है, तो 1 महीना बोलेगा तो 30 डेज लेना है। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि फरवरी है कि दिसंबर है कि नवंबर है,
ठीक है। 30 दिन का महीना होगा, 28 दिन का होगा कि 32 दिन का कि 35 दिन का, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ठीक। 30 दिन लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। ये हो गया चैप्टर खत्म। टाइम का आवर में रहेगा, सेकंड के लिए कोई डिवाइस थोड़े ना चलेगा, आवर के लिए चलेगा, ठीक है। सेकंड में तो आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका बात खत्म। 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लेंगे अगर बाई चांस सेकंड में दिया, ठीक है। ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। चलिए अगले दिन दूसरा चैप्टर देखते हैं।